जय हिंद। वेलकम टू आईएएस नीति। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए एक परफेक्ट बुक लिस्ट क्या होना चाहिए। मैं जब बोल रहा हूँ कि बुक लिस्ट, इसका मतलब ये नहीं है हर एक सब्जेक्ट के लिए 2-4 बुक मैं आपको सजेस्ट करूँगा, उसको आप पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए उसी बुक में आ जाएंगे, सारे क्वेश्चन मेंस में भी उसी बुक से आ जाएंगे। ये सब होने वाला नहीं है। आपको मैं हर एक सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक सजेस्ट करूंगा और प्रिटी श्योर मैं भी हूं और आपको भी कर देता हूं कि सारे क्वेश्चन उसी बुक में से नहीं आएंगे। हो सकता है कि बहुत कम ही क्वेश्चन उसी बुक से आए, पर हमारे पास कोई और भी चारा नहीं है कि हम 10 बुक पढ़ के जाएंगे और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ऐसा कोई भी गारंटी नहीं है कि अगर हम एक ही सब्जेक्ट के लिए 10 बुक पढ़ेंगे तो हमारा सारे क्वेश्चन हो जाएगा। सो यूपीएससी के लिए एक्चुअली क्या चाहिए ना, यूपीएससी के लिए आपका एक माइंडसेट चाहिए। उसी माइंडसेट से आप अगर प्रीलिम एग्जामिनेशन जाएंगे तो वहाँ पे स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर सकते हैं। और माइंडसेट डेवलप करने के लिए जितने भी बेसिक बुक है जो 10 साल पहले भी रेलिवेंट थे और आज भी रेलिवेंट है, उसी बुक को ही पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। यूपीएससी प्रीलिम एग्जामिनेशन इज गेटिंग टफर ईयर बाय ईयर। दैट्स वाई कोई भी एक अगर ट्यूटर होगा, कोई भी एक यूट्यूबर होगा, वो हर वक्त चला आएगा कि ये वाला पर्टिकुलर सोर्स है जहाँ से सारे क्वेश्चन आए हैं। कोई यूट्यूबर बोलेगा कि ये एक सोर्स है जहाँ से सारे क्वेश्चन आए हैं, पर ऐसा कोई भी सोर्स नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा ना, कोई एक ही सोर्स हो सकता है जहाँ से यूपीएससी का सारा क्वेश्चन आएगा। अगर किसी भी एक सोर्स से इस बार ज़्यादा क्वेश्चन आ गया, इसका कोई भी गारंटी नहीं है अगले साल उसी सोर्स से ही ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसलिए हमें करना क्या चाहिए, एक छोटा सा वीडियो में बना रहा हूँ पूरा सिंपल, आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए क्या क्या पढ़ना है, जो भी होगा उसी से ही होगा। चलिए देखते हैं। पहला चीज, आपको सारे लोगों को पता है पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आपको इंडियन पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत पढ़ना चाहिए। इसको चाहे आप बाइबल बोलो, गीता बोलो, आपका कुरान बोलो, चाहे जो भी बोलो, ये सबको पता है और हर कोई पढ़ता भी है। लोग बोलते हैं कि ये इनफ नहीं है, यहाँ से अभी और इतना क्वेश्चन नहीं आ रहा, थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में से क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी। ये सब सही है, पर हमको पढ़ना भी तो यही है। और क्या पढ़ सकते हैं, चाहे जो भी आप पढ़ लो। एनसीईआरटी अगर थोड़ा बहुत पढ़ना चाहते हो, द कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, वो वाला पढ़ सकते हो। और कोई ऐसा इंपॉर्टेंट बुक नहीं है जो आपको पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। सिंपल इंडियन पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत पढ़ना है। इसका एक प्रायोरिटी ऑर्डर है, 1 से लेकर लास्ट तक जितना भी चैप्टर्स है, हर एक चैप्टर कवर टू कवर एकदम सीक्वेंस में पढ़ना नहीं है। उसका एक मैं सीरियली नंबर दे दूंगा कि कौन सा चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर पढ़ोगे तो सही से दिमाग में बैठेगा और समझ में आएगा। वो सीक्वेंस मैं आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा, और हो सकता है अगर और कोई ज़रूरत पड़ा तो मैं एक वीडियो भी बना दूंगा। उसी के बाद इंडियन पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी। मैं ज्योग्राफी क्यों यहाँ पे रखा हूँ, क्योंकि ज्योग्राफी 2023, 24, 25 ये 2-3 साल हो गया है थोड़ा ज़्यादा पूछने लगा है। जैसे पहले ज्योग्राफी इतना ज़्यादा नहीं पूछता था, पर ज्योग्राफी अभी 2-3 साल में ज़्यादा पूछने लगा है। तो ज्योग्राफी के लिए आपको क्या करना है, जीसी लंग पढ़ना है, मजीद हुसैन पढ़ना है, वो सब नहीं पढ़ना है। वो सब बहुत बुल की बुक है। जीसी लंग तो 2 पार्ट में आता है। अगर उसका जो पहला वाला पार्ट है, पार्ट 1 वाला जीसी लंग, वो थोड़ा सा रेलिवेंट है। लैंडफॉर्म वाला अगर केस लोगे तो थोड़ा लैंडफॉर्म वाला और फिजिकल ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है उसी में से थोड़ा रेलिवेंट है। जैसे ये वाला 11th वाला जो एनसीईआरटी है, इसी को और जीसी लंग वाला जो पार्ट 1 है उसको अगर क्लब करके पढ़ोगे तो चलेगा, पर वो भी मत पढ़ो ना। क्यों इतना हार्डवर्क करना है आपको? हार्डवर्क करना है तो रिपीटेटिवली इसको रिवाइज करो और थोड़ा बहुत सिविल सर्विस एप्टीट्यूड आपके अंदर डेवलप करो। तो इतना ज़्यादा बुक्स पढ़ने से, रिसोर्सेस, बहुत वास्ट रिसोर्सेस पढ़ने से कोई ज़्यादा आपका फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए मेरे हिसाब से ज्योग्राफी भी सिर्फ ये 4 एनसीईआरटी आपको पढ़ना चाहिए। इसी 4 एनसीईआरटी में से ही जो आएगा आएगा। इसके बाहर जो भी क्वेश्चन आएगा, हो सकता है बहुत कुछ ही लोगों को उस क्वेश्चन का आंसर आता होगा, और जिनको वो क्वेश्चन का आंसर आता होगा वो बहुत सारे रिसोर्स फॉलो कर रहे होंगे और उनको बहुत टाइम वहाँ पे वेस्ट हो रहा होगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट गुड। और कोई बोलता है कि 6 से 12 तक पढ़ना चाहिए। मैं यहाँ पे 11th और 12th का एनसीईआरटी आपको दिया हूँ कि ये वाला सिर्फ पढ़ लो। बाकी जो 6 से 10 तक है सारे एनसीईआरटी अगर आप डाउनलोड कर सकते हो
मैं टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ दे दूंगा। सारे एनसीईआरटी अगर आप डाउनलोड कर सकते हो तो डाउनलोड कर लो, और हर एक एनसीईआरटी में कोई अगर कहीं पे बॉक्स हुआ है, कहीं पे अगर कोई डायग्राम है, उसके नीचे कुछ लिखा हुआ है, वो सब इम्पोर्टेंट होता है यूपीएससी प्रीलिम के लिए। और ज़्यादा डीपली 6 से 10 तक इतना डीपली पढ़ रहे हो एनसीईआरटी और उसका नोट्स बना रहे हो, आप तो बच्चे छोटे बच्चे नहीं हो ना, 6 क्लास 7 क्लास का बच्चे नहीं हो, आप यूपीएससी देने जा रहे हो, तो सिंपल 11 और 12 पढ़ो, ज्योग्राफी इतने में हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग पहले से एक डेवलप हो जाएगा। उसके बाद आप जो डर रहे हो कि हम सिलेक्टिवली कैसे पढ़ें, आप अगर सिंपल ज्योग्राफी ये पढ़ लोगे, उसके बाद आप सिलेबस और पीवाईक्यू देखोगे तो आपको 100% पता चल जाएगा कि भाई मुझे ज्योग्राफी में ये तो पढ़ लिया मैंने और ये सब चीज़ हम मुझे पढ़ना है, तो ये सब चीज़ कहाँ से पढ़ सकते हो, तो ढूंढो उसको। तो वहाँ पे आप सिलेक्टिवली पढ़ सकते हो, कोई अगर मोटा सा बुक आपके सामने आ जाए, पर अगर पहले से ही अगर कोई मोटा बुक आपको दिया जाए तो आप वहाँ से सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। और ट्रस्ट मी, इतना पढ़ने के बाद और बहुत ही हार्डली 10-50 पेज होगा जो इम्पोर्टेंट होगा ज्योग्राफी में, जो बहुत अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगा। बाकी बहुत सारे चीज़ है पढ़ने के लिए, ज्योग्राफी में आप पीएचडी भी कर लो फिर भी सारे क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, ये तो तय है। तो क्यों करना है, सिंपल ये 4 एनसीईआरटी पढ़ो ज्योग्राफी के लिए, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इंडियन पॉलिटी पढ़ो, एम लक्ष्मीकांत, इसको सीक्वेंसली नहीं पढ़ना है, मैं जो सीक्वेंस दूंगा उसी सीक्वेंस में पढ़ना है। उसके बाद ये ज्योग्राफी, इसको आप 11th पढ़ो, उसके बाद 12th पढ़ो, ये सही है। मतलब इसमें कोई और मैं सीक्वेंस नहीं दूंगा क्योंकि ये एनसीईआरटी है, बहुत सारे टीचर्स मिल के लिखे हैं, तो मैं उनके आगे क्या हूँ, कुछ नहीं, सिंपल। पॉलिटिक्स होगी, खत्म हो गया। एनवायरमेंट एक बहुत ही बड़ा चंक है यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए। क्यों? क्योंकि सिविल सर्विस के साथ फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम भी तो होता है ना, उसी सेम एग्जाम में से कट ऑफ उनका निकलता है और सिविल सर्विस वालों का निकलता है, तो उनको ये ना लगे कि ये एग्जाम उनके लिए भी नहीं है, तो इसीलिए। और एनवायरमेंट, पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग ये सब हॉट टॉपिक है, इसीलिए एनवायरमेंट का वेटेज बहुत ही ज़्यादा है। मतलब 2013, 14, 15 वहाँ तक इतना नहीं था, 16 तक शायद भी नहीं था, 17 से लेकर लास्ट 2025 तक एनवायरमेंट का वेटेज देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा है। तो एनवायरमेंट को हमें बहुत बढ़िया से पढ़ना है। और कौन सा पढ़ना है? जो पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं, शंकर आईएएस का जो एनवायरमेंट बुक है, ये तो बहुत बल की बुक है ना, तो इसको क्या हम कवर टू कवर पढ़ेंगे? नहीं। सबसे अगर सिलेक्टिवली कोई बुक को पढ़ना है, आपको एनवायरमेंट का शंकर आईएएस बुक उसको पढ़ना है, सबसे सिलेक्टिव। यहाँ पे लगभग आपको 40% चीज़ छोड़ना है, बाकी 60% चीज़ ही पढ़ना है इस बुक में से, क्योंकि वही 60% मतलब यहाँ पे कोई बेकार चीज़ लिखा नहीं गया है, पर उसमें से क्या जरूरी है, क्या रेलिवेंट है हमारे यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए, वो सिर्फ 60% चीज़ें। तो इसको वेरी सिलेक्टिवली पढ़ना चाहिए। इसके ऊपर शायद मैं एक वीडियो बना दूंगा और बोल दूंगा कि ये चैप्टर, ये सब्जेक्ट, ये रेलिवेंट एरिया है, इसको पढ़ो और इसको छोड़ो, या इसके ऊपर मैं सिंपल एक लिस्ट बना के पीडीएफ डाल दूंगा। मैं कहाँ पे? हमारा टेलीग्राम चैनल में। तो इसीलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद चलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री पहले बहुत आया करता था, बहुत क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आता था। स्पेक्ट्रम बुक बहुत अच्छा था। राजीव वाहिर जो एक आईपीएस ऑफिसर है, उनका लिखा हुआ है, वो सिर्फ लगता था कि वो अपने नोट्स को बहुत पतला बनाकर एक मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एकदम परफेक्ट सोर्स दे दिए हैं। पर अगर आप लास्ट 2-3 साल देखोगे, ये बुक धीरे धीरे मोटा होता जा रहा है। जैसे इंडिया का पॉपुलेशन ओवरवेट होता जा रहा है, तो क्या इसको कवर बाय कवर पढ़ना है? इसको कवर बाय कवर नहीं पढ़ना है, इसको सिर्फ एक स्टोरी बुक की तरह आपको पढ़ना है। आपको सिंपल स्पेक्ट्रम को एक स्टोरी बुक की तरह पढ़ना है। उसके बाद मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने का एक बहुत अच्छा तरीका, जो मेरा तरीका है, मैं आपको बताऊंगा एक वीडियो बना के। वहाँ पे मैं 4-5 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। उसके बाद उस सारे पार्ट्स को थोड़ा पढ़ना है, थोड़ा बहुत हिस्ट्री है तो रटना भी पड़ेगा। उसके बाद उन सबको मर्ज करके एक स्टोरी लाइन में कैसे बैठाना है, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक वीडियो में। तो वो वीडियो के लिए आप थोड़ा वेट कीजिए प्लीज़। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम आज भी रेलिवेंट है, पर थोड़ा ज़्यादा हो गया है, थोड़ा मोटा हो गया है बुक, और थोड़ा हमें ज़्यादा कुछ चीज़ छोड़ना पड़ेगा, और थोड़ा ही चीज़ है स्पेक्ट्रम बुक में जिसको हमें पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, या अंडरस्टैंड डेवलप करने के लिए थोड़ा एक स्टोरी बुक की तरह सिंपल वन टाइम रीड करना पड़ेगा। ये हो गया। तो एनवायरमेंट हिस्ट्री हो गया। इसके बाद एंशिएंट मिडिवल एंड कल्चर, इसके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा।
तो जाके भी आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं एग्जाम में। तो क्या करना है पहले, तो एंशिएंट मिडिवल एंड कल्चर, इसका जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सबसे लो है। तो अगर किसी चीज़ को सबसे कम एम्फासिस देना है सिविल सर्विस एग्जाम में, तो ये वाला चीज़ को देना है। क्योंकि आप चाहे जो भी पढ़ लो, जितना भी पढ़ लो, आप अगर ओल्ड NCERT पढ़ सकते हो, आपके पास बहुत टाइम है तो सही है। वहाँ पे एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों के लिए ओल्ड NCERT है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर नहीं पढ़ सकते हो तो तमिलनाडु का जो फर्स्ट ईयर वाला, जिसको बोलते हैं तमिलनाडु NCERT, उसका पेपर 1 फर्स्ट ईयर वाला जो बुक है, वो मैं आपको PDF दे दूंगा टेलीग्राम चैनल में। वही बुक सिंपल एंशिएंट और मिडिवल आपका कवर कर लेगा। और इसको अगर ठीक से पढ़ोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा और बहुत सारा फैक्ट्स भी आपको पता चल ही जाएगा। सारा फैक्ट्स ऑब्वियसली किसी भी बुक में नहीं है, ओल्ड NCERT में भी नहीं है। हाँ, अगर आप पढ़ सकते हो तो ओल्ड NCERT पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं पढ़ सकते हो, टाइम का कंस्ट्रेंट है, तो सबको टाइम का कंस्ट्रेंट होते हैं, क्योंकि ठीक टाइम पे तो कोई कुछ करता ही नहीं है, तो लास्ट मोमेंट में सब भागते हैं। तो इसीलिए आपको एंशिएंट और मिडिवल के लिए मेरे हिसाब से अब जो तमिलनाडु का NCERT है उसका पार्ट 1 वाला जो ये उसको पढ़ लो। मॉडर्न हिस्ट्री वाला, मॉडर्न वाला पार्ट जो पार्ट 2 है, मतलब 12th वाला जो NCERT है उसको मत पढ़ो। सिंपल 11th वाला NCERT में बोल रहा हूँ, इसका मतलब उनका जो स्टेट बुक है तमिलनाडु का, उसको पढ़ो, वो अच्छा बुक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, फाइन आर्ट वाला बुक क्लास 11th का NCERT, हमारा जो CBSE वाला NCERT, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, आपको पता चलेगा क्या हो रहा था, क्या मतलब भीमबेटका के बारे में और पेंटिंग के बारे में, आर्टिक्राफ्ट्स के बारे में, हर कुछ चीज़ पता चल जाएगा। और ये एक बुक ऐसा था, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पहले आता था, अभी नहीं आ रहा है डायरेक्ट क्वेश्चन, पर फिर भी मैं इसको पढ़ने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका फंडामेंटल डेवलप होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। उसके बाद आप सोच सकते हो इतना मैंने कवर कर लिया, इसके बाद और जो थोड़ा बहुत बचा है, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस देखने के बाद आपको पता चलेगा ये थोड़ा बहुत जो और बचा है उसको मैं कहाँ से कवर कर लूँ, ये आपको पता चल जाएगा। सिलेक्टिव स्टडी आपका हो सकता है, बशर्ते आपका जो मैं फाउंडेशन बनाने के लिए जो जो बुक्स आपको बोल रहा हूँ सिर्फ उसी को फॉलो करो। और ज़्यादा बुक्स पढ़ना नहीं है, 4-5 बुक्स ही पढ़ना है या 6 बुक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, और करंट अफेयर का एक मंथली मैगजीन पढ़ना है, बस खत्म। बच्चे सिलेबस कंप्लीट नहीं करते हैं। 4 से 5 लाख बच्चे प्रीलिम एग्जामिनेशन UPSC के देते हैं। मैं दावा से कह सकता हूँ 40-50 हज़ार बच्चे भी पूरा सिलेबस कंप्लीट करके नहीं जाते हैं। तो आप सिंपल तो सिलेबस तो कंप्लीट कर दो पहले, उसके बाद देखा जाएगा। तो पहले ये जितना बुक मैंने बताया उसी का सिलेबस आप कंप्लीट कर लो, इसी में से आप 90% 80% बच्चे से आगे हो जाओगे आप। ये हो गया। उसके बाद थोड़ा देखते हैं इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी एक थोड़ा क्रिटिकल है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी का वेटेज बहुत ज़्यादा है और इंडियन इकोनॉमी बहुत डायनामिक है। डायनामिक का मतलब आपका सिंपल इंडियन इकोनॉमी का बेसिक कॉन्सेप्ट जानना चाहिए आपको। GDP क्या है, GNP क्या है, फैक्टर कॉस्ट क्या है, आपका जितने भी इनकम रिसोर्स है, RBI, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस सेक्टर, इस सब के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। जैसे लास्ट ईयर तो प्राइमरी डेफिसिट के बारे में एक न्यूमेरिकल भी आ गया था, एक नहीं 2 न्यूमेरिकल आ गया था, वो साधारण सा न्यूमेरिकल था पर आ गया था। इसका मतलब आप सोच सकते हो कितना फंडामेंटल इकोनॉमी में पूछ रहा है UPSC। तो ये डायनामिक है, उसके साथ बहुत फंडामेंटल भी है। इकोनॉमी का बहुत डीप कॉन्सेप्ट नहीं पूछ रहा है, मतलब डीप कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, पर जो इकोनॉमिस्ट बता रहे हैं, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट भी है ना, वो बता रहे हैं और बहुत बड़े डीप में जाकर आपको इकोनॉमी पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब क्वेश्चन UPSC नहीं पूछता है। UPSC सिंपल 2 चीज़ के ऊपर ध्यान देता है, एक है फंडामेंटल प्लस डायनामिज्म। तो फंडामेंटल मतलब क्या क्या है, NPA क्या है, NPA कितने दिन लोन रिकवरी नहीं होने के बाद लगता है, बैंक के पास NPA क्या है, बेसल नॉर्म क्या है, जो सिंपल बेसिक चीज़ है इकोनॉमी का, उसको अगर आप याद कर लोगे और आपका डायनामिक मतलब करंट अफेयर्स एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। दूसरी बात, स्टैटिक और जो करंट अफेयर है उसके दोनों के बीच अगर आप ठीक से कनेक्शन बिठा सकते हो तो इकोनॉमी आपका एकदम सेटल्ड है। उसके बाद जो
इकोनॉमी का जो करंट अफेयर में बोल रहा हूँ, आप जो मंथली मैगजीन करोगे उसी में से हो जाएगा, एकदम सॉर्टेड हो जाएगा। कोई डेली इकोनॉमी टाइम्स, आपको टाइम्स ऑफ इंडिया, दी हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस ये सब पढ़ना जरूरी नहीं है। वो सब वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि इतना पढ़ना है और आपको याद भी नहीं रहेगा। जो चीज़ याद नहीं रहेगा, आपको लग रहा है वो पढ़ना एकदम बेकार है। सब सिंपल सी बात है। उसके बाद जो मैं डायनामिक वाला पार्ट बोला, इसका मतलब करंट अफेयर वाला पार्ट बोला, इसमें से इकोनॉमिक सर्वे और बजट, ये दो चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे 2025 लिखा हुआ है, क्योंकि 2026 का अभी तक नहीं आया है। 2026 जब आएगा उसके बारे में मैं एक वीडियो बना के, इकोनॉमिक सर्वे और बजट के ऊपर वीडियो बना के आपको दे दूंगा। 1 फरवरी 2 फरवरी में हो गया। उसके बाद करंट अफेयर, जिसके लिए सबसे ज़्यादा बच्चे परेशान हैं, सबसे ज़्यादा टाइम यहीं पे वेस्ट करते हैं। मैं नहीं बोलूँगा कि बच्चे करंट अफेयर्स में टाइम इन्वेस्ट करते हैं, करंट अफेयर्स में टाइम इन्वेस्ट नहीं करते हैं, करंट अफेयर में टाइम वेस्ट करते हैं। सबसे अगर कम वेटेज किसी एक सब्जेक्ट का है तो वो करंट अफेयर का है। सिंपल, अगर आप एनवायरनमेंट और इकोनॉमी, ये दो एनवायरनमेंट और इकोनॉमी, दो चीज़ को देखोगे तो वो करंट अफेयर का ज़्यादा वेटेज वहाँ पे होता है। उसमें से भी इकोनॉमी का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। तो इकोनॉमी में अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका आइदर बेसिक होगा, फंडामेंटल होगा, या करंट रिलेटेड होगा, तो या दोनों को मिला के पूछेगा। और एनवायरनमेंट में ज़्यादा बेसिक पूछता है और थोड़ा रट्टाफिकेशन भी चाहिए एनवायरनमेंट में, कुछ स्पेसिस के बारे में और फ्लोरा फाना के बारे में, और लोकेशन आपको मैप में भी वो आपको देखना पड़ेगा, कहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क है, कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, वो सब देखना पड़ेगा। और वहाँ पे भी करंट अफेयर आता है, प्लस 35% तक वेटेज वहाँ पे होता है। इकोनॉमी में 50 से 60% वेटेज करंट अफेयर का होता है, 50% वेटेज करंट अफेयर का होता है। और सब सब्जेक्ट में, पॉलिटी में 10 to 15% वेटेज होता है। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसमें से ज्योग्राफी में प्लेसेस इन न्यूज़, जितने भी प्लेस न्यूज़ में होते हैं, सिर्फ उनका जो मैपिंग वाला पार्ट वो करंट अफेयर रिलेटेड होता है। और कोई अगर फेनोमेना हो गया, डिजास्टर हो गया, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड ये हो गया, ये वाला थोड़ा जरूरी हो जाता है। पर उसका क्या होता है कि कहीं पे अगर लैंडस्लाइड हुआ, लैंडस्लाइड के बारे में कम पूछेगा, जिस जगह पे हुआ है उस जगह का मैप के बारे में ज़्यादा पूछेगा। ऐसा यूपीएससी का अभी चलना है। और हिस्ट्री का तो कोई करंट अफेयर होता ही नहीं है, मोस्टली होता नहीं है, पर हिस्ट्री को भी हम करंट अफेयर से जोड़ सकते हैं। जैसे कोई अगर बहुत बड़ा साधु का कोई मूर्ति, उसका उद्घाटन किए हैं प्रधानमंत्री, तो वो साधु के बारे में एंशियंट से और मिडिवल से और कौन सा पीरियड से वो है, उनको कन्वर्ट करके भी हिस्ट्री पूछ सकता है। पर ऐसा 100% कोई गारंटी नहीं है। इसको हम अगर ट्रैक करेंगे तो वही क्वेश्चन आ जाएगा, तो हम 100% नहीं कह सकते। इसीलिए हिस्ट्री का हम कह सकते हैं कि करंट अफेयर होता नहीं है। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं देना है। अगर देना भी है तो इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और थोड़ा बहुत पॉलिटी के लिए, ज्योग्राफी के लिए तो प्लेसेस इन न्यूज, वो मैं अलग से आपको कवर करवा दूंगा। उसके बाद कोई नीड नहीं है कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, सिंपल एक ही मंथली मैगजीन पढ़ो, वही सफिशिएंट है। मंथली मैगजीन यहाँ पे मैं विजन का लगाया हूँ, इसका मतलब कोई प्रचार नहीं है। विजन पढ़ो, आईएएस पार्लियामेंट पढ़ो, इनसाइट आईएएस पढ़ो, आईएएस बाबा पढ़ो, चाहे कोई भी करंट अफेयर वाला मैगजीन पढ़ो, पर एक ही पढ़ो और मंथली पढ़ो। 18 मंथ्स का एकदम एडिक्वेट है, मतलब 1.5 साल का एकदम एडिक्वेट है। अगर टाइम नहीं है तो 1 साल का भी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा। अच्छा, आप लोग पूछोगे कि पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट वो सब तो आप बता दिया, साइंस एंड टेक, इंटरनल सिक्योरिटी, उसके बारे में कौन बताएगा, कौन सा बुक पढ़ना है? उसका कोई भी बुक नहीं पढ़ना है। इसका ये जो करंट अफेयर मैगजीन है उसी से आपका कवर हो जाएगा। साइंस एंड टेक एंड सिक्योरिटी, ये सब वो ज़माना चला गया कि 6 से आप 10 तक साइंस का बुक पढ़ोगे, उसमें से कोई केमिकल रिएक्शन पूछेगा, वो सब ज़माना चला गया। अभी सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछा जाता है, मोस्टली मिलिट्री टेक्नोलॉजी और स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। और इंटरनल सिक्योरिटी में इंसर्जेंसी ये सब ज़्यादा आता है। मोस्टली अभी इंटरनल सिक्योरिटी में अगर देखोगे तो क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें अब और कुछ नहीं है। सिंपल करंट अफेयर के लिए एक मंथली मैगजीन, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, इकोनॉमी के लिए आपको जो कोई भी एक बुक, और आपका करंट अफेयर मैगजीन कोई भी एक बुक जिसका बेसिक और जिसे बहुत कम कॉन्स्टेंट करके, छोटा करके जहाँ पे समझाया हुआ है वही। और नूडल सर का अगर आप पढ़ सकते हो लेक्चर, आप
अगर आप उनका फॉलो करते हो तो वो भी एकदम बुरा नहीं है, पर वो थोड़ा बल्कि है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप फॉलो कर सकते हो, आपके पास टाइम है और आपको समझ में आ रहा है, तो मृणाल सर सारे चीज़ कवर कर लेते हैं। इसका मतलब उनका करंट अफेयर्स भी ऐड हो जाता है, उनका बेसिक्स भी ऐड हो जाता है, और भी जो चीज़ कंटेम्पररी बहुत साल पहले भी चीज़ है उसको भी वो ऐड करके होलिस्टिकली इकोनॉमी कवर करते हैं। अगर इकोनॉमी मृणाल सर के पास पढ़ रहे हो तो और कुछ चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं। अगर आप पढ़ सकते हो, अगर टाइम दे सकते हो, उतना समय आपके पास है तो वेल एंड गुड। नहीं तो सिंपल कोई भी एक बुक, रमेश सिंह हो, संजीव वर्मा हो, कोई भी एक बुक आप पकड़ लो, उसका फंडामेंटल आप समझ लो। उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला, नॉट माइक्रो, मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला एक जो एनसीईआरटी है उसको पकड़ लो, उसको पढ़ लो बस, और आपका करंट अफेयर वाला मैगजीन इसमें से ही काम हो जाएगा। तो इतना ही था आज के वीडियो के लिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।